हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संसवाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे 28 मई 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण खबरें हैं न्यूज़पेपर के दृष्टिकोण से। जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, प्रत्येक दिन शाम को 7:30 बजे हम लोग इस वीडियो क्लास को लेकर आते हैं, जिनमें आपको क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी, एमसीक्यू टेस्ट, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ इत्यादि भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये पूरा एक मासिक पैकेज के रूप में हम लोगों ने डिज़ाइन करके रखा है करंट अफेयर की सीरीज़ को। इस करंट अफेयर की सीरीज़ को आप हमारे इस वीडियो के पिन कमेंट में जो लिंक दिया हो उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं, नासा ने चंद्रमा पर स्थायी बेस के लिए 3 नए मिशनों की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए जो चंद्रमा है उस पर स्थायी मिशन, स्थायी बेस स्थापित किया जाएगा। स्थायी बेस स्थापित करेगा नासा, और उसके लिए 3 मिशन की घोषणा की गई है। यहाँ पर देखते हैं, नासा ने चंद्रमा पर स्थायी बेस स्थापित करने की दिशा में 3 मिशन की घोषणा की है। नासा प्रशासक जोरेड आइजैक मैन ने 20 अरब अमेरिकी डॉलर की योजना का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर लूनर रोवर और ड्रोन आधारित स्थायी चौकियों का विकास करना है। यहाँ पर बात करें, इस जो 3 मिशन होंगे मून बेस, उन पे चर्चा कर लेते हैं। मून बेस 1 मिशन के लिए ब्लू ओरिजिन के ब्लू मून मार्क 1 एंडोरेंस लैंडर का चयन किया जाएगा, जो चंद्रमा की सतह पर लैंडर थ्रस्टर प्रभावों का अध्ययन करेगा। मून बेस 2 मिशन में देखा जाए तो एस्ट्रोबायोटिक के ग्रिफिन लैंडर के माध्यम से 11,000 पाउंड से अधिक की सामग्री चंद्रमा तक भेजी जाएगी। वहीं पर देखा जाए जो मून बेस 3 होगा, इस मिशन के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इस मिशन में देखा जाए चंद्रमा पर मौजूद रहस्यमयी लूनर सिल्वर्स के अध्ययन करेगा। ठीक है, जिसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कोरियाई अंतरिक्ष एजेंसी के पेलोड भी सम्मिलित होंगे। तो ये 3 यहां पर देखा जाए मून बेस किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और टोटल इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, लगभग 20 अरब अमेरिकी डॉलर आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। केरल के पश्चिमी घाट में नई सदाबहार वृक्ष की प्रजाति हम्बोल्टिया नोरियाना की खोज की गई है। ये जो हम्बोल्टिया नोरियाना है, परीक्षा में पूछ सकता है, और अक्सर ऐसे सवाल देखा जाए आपकी यूपीएससी की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो पर्यावरण एनवायरमेंटल जो करंट अफेयर होता है वहां से पूछा जाता है। नई नई प्रजातियां जो होती हैं जिनकी खोज की जाती है, वो सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, यहां देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के द्वारा केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में सदाबहार वृक्ष की प्रजाति हम्बोल्टिया नोरियाना की खोज की गई है। यह प्रजाति सेंद्रोनियन वन्यजीव अभ्यारण्य के रिपेनियन वनों में पाई गई है। ठीक है, रिपेरियन वनों में पाई गई है। इसके नाम पूर्व निदेशक वनस्पति जीव वैज्ञानिक देखा जाए जीएम नायर, ठीक है, जीएम नायर के सम्मान में रखा गया है। हम्बोल्टिया नोरियाना जो नाम रखा गया है जीएम नायर के सम्मान में रखा गया है, जो पूर्व निदेशक और वनस्पति जैव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ थे जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के। बात करें तो इस प्रजाति की पहली पहचान वर्ष 2010 में चिक्किला पोंडिमोट्टा वन मार्ग पे जो वनस्पति सर्वेक्षण है उसके दौरान किया गया था। वैज्ञानिकों ने पौधों में XC2 संरक्षण के तहत संरक्षित किया, जिसके बाद 2022 में फूल और फल आने के विस्तृत अध्ययन से इस नई प्रजाति के रूप में मान्यता मिली। यहाँ पर देखा जाए तो यह प्रजाति केवल अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, तथा IUCN मानकों के अनुसार देखा जाए डेटा इनसफिशियंट श्रेणी में, ठीक है, डेटा डेफिशिएंट श्रेणी में इसको रखा गया। किसमें, डेटा डेफिशिएंट श्रेणी में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हम्बोल्टिया नोरियाना ये किसकी प्रजाति है, तो ये सदाबहार वृक्ष की एक नई प्रजाति है, जिसकी खोज कहां पर की गई है, तो पश्चिमी घाट में इसकी खोज की गई है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को मंजूरी दी है। अब जो प्रमुख परियोजनाएं होती हैं, प्रमुख योजनाएं होती हैं, उनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और पीडीएस आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जीएस पेपर 3 में भी पूछा जाता है, तो उस पॉइंट्स के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सार्थक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को योजना, जो सार्थक सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इस योजना को मंजूरी प्रदान की है। देखा जाए तो यह योजना 25,530 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्ष के लिए लागू होगी, और इसका संचालन 31 मार्च 2031 तक किया जाएगा। यानी कि 31 मार्च 2031 तक ये सार्थक पीडीएस योजना संचालित की जाएगी। यहां पर बात करें, योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, सुरक्षा और स्थायित्व को बढ़ावा देना है।
इसके लिए एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार देखा जाए तो योजना लाभार्थियों के चयन को लेकर खाद्यान्न परिवहन, शिकायत निवारण एवं नागरिक प्रतिक्रिया को पूरी पीडीएस श्रृंखला को मजबूती प्रदान करेगा। यहाँ पर देखा जाए तो यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर अंतिम छोर तक बेहतर सेवा वितरण तथा रिसाव कम करने में सहायक भी होगी। ठीक है, और इसी दृष्टिकोण से यह सार्थक पीडीएस योजना संचालित की जा रही है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 3 में आपको लिखना भी है। चलिए देखते हैं अगली खबर क्या है। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन चलित 10 डिब्बों वाली रेलगाड़ी को मंजूरी दी गई है। अब ये जो 10 डिब्बों वाली रेलगाड़ी है, इसको मंजूरी कहां पर प्रदान की गई? जो हाइड्रोजन चलित है, हरियाणा में चलाई जाएगी। यहां पर देखा जाए, भारतीय रेलवे ने हरियाणा के जिंद सोनीपत रेलखंड पर देश की पहली 10 डिब्बों वाली हाइड्रोजन चलित रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी प्रदान की है। यानी कि पहली बार ऐसा होगा कि 10 डिब्बों वाली ये हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी संचालित होगी। अब ये जो रेलगाड़ी है, इसका संचालन किस रूट पर किया जाएगा? तो जिंद सोनीपत रेलखंड पर इसका संचालन किया जाएगा। और यह आधुनिक रेलगाड़ी अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और देखा जाए इसकी कुल क्षमता कितनी है? इसकी कुल क्षमता है 1200 किलोवाट। यहाँ पर देखा जाए, यह परियोजना वितरित शक्ति चलित रेल डिब्बा प्रणाली तकनीकी पर आधारित है, जिसमें ऊर्जा केवल एक इंजन पर निर्भर न होकर अलग अलग डिब्बों में वितरित की जाती है। ठीक है, यानी कि जो ट्रेन होती है उसमें क्या होता है, जैसे नॉर्मल जो ट्रेन होती है उसमें एक इंजन होता है और उसके पीछे डिब्बे लगे होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर डिब्बों में अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है, डिब्बों का संचालन खुद से नहीं होता, ये इंजन जो होता है ये डिब्बों को खींचता है। लेकिन जो ये हाइड्रोजन चलित यहाँ पर रेलगाड़ी संचालित की जाएगी, इसमें क्या होगा? इसमें देखा जाए ये वितरित शक्ति संचालित रेल डिब्बा प्रणाली पर कार्य करेगा। और इस तकनीक के माध्यम से होता क्या है कि ऊर्जा केवल इंजन पर निर्भर ना होकर अलग अलग डिब्बों में वितरित की जाती है। ठीक है, ताकि डिब्बे भी चल सके। चलिए देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे राज्य की रेल अवसंरचना तथा स्वच्छ परिवहन तकनीकी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। यह हाइड्रोजन आधारित डेमू रेल परियोजना हरियाणा को स्वच्छ, सुरक्षित एवं आधुनिक रेल परिवहन तकनीकी के अग्रणी केंद्र बनाने में सहायक होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर में। अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 27 पदक जीते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए, भारतीय पुरुष फ्री स्टाइल टीम ने अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए टीम खिताब अपने नाम कर लिया। यानी कि जो टीम का खिताब था उसमें भारत पहले स्थान पर रहा, फर्स्ट रैंक पर रहा। दूसरे स्थान पर कौन रहा? किर्गिस्तान। तीसरे कजाकिस्तान रहा। भारत ने फ्री स्टाइल महिला कुश्ती एवं ग्रीको रोमन वर्ग में 27 पदक जीते हैं, जिनमें 11 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 9 कांस्य पदक सम्मिलित है। फ्री स्टाइल टीम ने कुल 9 पदक जीते हैं, जिनमें देखा जाए अक्षय टी धरे 57 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, विक्की 97 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में, कुमार मोहित 65 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में और चंद्रमोहन जो है ये 79 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। वहीं पर देखा जाए तो भारतीय महिला पहलवानों ने 23 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें से देखा जाए 10 पदक जो जीते हैं, इन 10 पदक में 6 स्वर्ण पदक भारतीय महिला पहलवानों ने हासिल किए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 27 पदक। पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? पहला स्थान था। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित किया है। ठीक है, असम में भी देखा जाए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है इसको पारित किया गया है विधानसभा में। 27 मई 2026 को समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित किया गया। इसके साथ असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी विधेयक पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, जबकि देखा जाए गोवा है, गोवा में देखा जाए जो समान नागरिक संहिता वो पहले से ही लागू है। ठीक है, तो यहाँ पर विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? तीसरा राज्य असम है, जबकि जो गोवा है यहाँ पर तो समान नागरिक संहिता पहले से लागू है। देखते हैं, विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार तथा सहजीवन साथी संबंध जैसे व्यक्तिगत मामलों में धर्म से परे समान कानूनी व्यवस्था को लागू करना है। प्रस्तावित कानून में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना, सहजीवन साथी संबंध का पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह कानून महिलाओं की गरिमा तथा सम्मान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, और इसी उद्देश्य से देखा जाए तो ये पॉइंट याद रखना है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन है? तो भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? असम है। पहला कौन था? उत्तराखंड था। दूसरा कौन था? गुजरात था। और तीसरा है असम, जबकि गोवा में पहले से समान नागरिक संहिता यूसीसी पहले से ही लागू है। चलिए देखते हैं, अगली खबर क्या है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया गया है।
ठीक है, ये स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून भारत का पहला लॉन्च किया गया। देखते हैं, रेड बैलून एरोस्पेस ने 27 मई 2026 को देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया है। यह लॉन्च इंदिरा गांधी स्टेडियम से किया गया, जिसमें 7 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की व्यावसायिक बैलून सम्मिलित थे। यहाँ पर देखा जाए, ये जो सुपर प्रेशर बैलून है, उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारे होते हैं जो लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं और इनके 24 घंटे तक आकाश में रहने की संभावना जताई गई है। मतलब ये 25 किलोमीटर ऊपर आसमान में जाकर रुक सकते हैं और 24 घंटे तक ऊपर रह सकते हैं। ठीक है, कंपनी के सह संस्थापक सीवीएस किरण के अनुसार देखा जाए तो यह मिशन भारत में पहली बार सुपर प्रेशर बैलून तकनीकी की क्षमता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संचालित किया गया। देखा जाए तो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने इसे भारत के अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है तथा अगले दशक में 40 अरब डॉलर के अंतरिक्ष उद्योग के लिए देखा जाए इसका लक्ष्य दोहराया गया है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ईसा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, यहां पर बात करते हैं भारत की युवा निशानेबाज ईसा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 अंकों के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक, यहां पर देखा जाए 21 वर्षीय ईसा सिंह ने फाइनल में जर्मनी के पूर्व विश्व चैंपियन डोरोनी वेनकैम्प को 5 अंकों से पराजित किया, जबकि बुल्गारिया के मिरोस्लावा मोनाचाव ने कांस्य पदक इसमें हासिल किया है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो आईएसएसएफ विश्व कप था उसमें विश्व रिकॉर्ड के साथ किसने जीत हासिल की है? ईसा सिंह ने जीत हासिल की है। महज 21 साल की है और 43 अंकों के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। देखा जाए यह म्यूनिक विश्व कप 2026 में भारत का पहला और ईसा सिंह का चौथा व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत विश्व कप पदक है। यहां पर देखा जाए ईसा ने क्वालिफिकेशन में 587 अंक हासिल कर चौथा स्थान प्राप्त किया, जिसमें प्रिसीजन राउंड 293 और रैपिड फायर राउंड 294 अंक सम्मिलित थे। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और राही सरनोबत है, ये क्रमशः 12वें और 14वें स्थान पर रही। ठीक है, तो मनु भाकर का नाम आप जानते ही, ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था। वहीं पर देखा जाए जो ईसा सिंह है, महज 21 साल की उम्र में इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता और विश्व रिकॉर्ड भी कायम कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। देहरादून में पहली बार आयोजित होगा ब्रिक्स एकेडमी मध्यावधि सम्मेलन। यहां पर देखा जाए देहरादून में 29 मई 2026 को यानी कि कल पहली बार ब्रिक्स एकेडमी मध्यावधि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो ORF है, ORF तथा रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा दून विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो ब्रिक्स अकादमिक मध्यावधि सम्मेलन है, इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, इसके द्वारा मिलकर किया जा रहा है। 29 मई को आयोजित होगा और कहां पर आयोजित किया जाएगा? दून विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। देखा जाए सम्मेलन का थीम क्या है? नवाचार, सहयोग और सतत विकास। ठीक है, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका थीम है, जो भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यहाँ पर बात करें उद्घाटन सत्र का, यहाँ पर देखा जो उद्घाटन सत्र है, ये इसका जो मुख्य संबोधन होगा तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन के द्वारा संबोधित किया जाएगा। ठीक है, जबकि राज्यपाल गुरमीत सिंह वीडियो संदेश प्रसारित किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के विद्वान, नीति विशेषज्ञ और विचारक वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आगे देखा जाए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रणधीर सिंह का निधन हो गया है। जो एशियाई खेल है उनमें स्वर्ण पदक विजेता जो है रणधीर सिंह, उनका निधन हो गया है। चर्चा करते हैं क्या है खबर। भारत के पूर्व निशानेबाज और वरिष्ठ खेल प्रशासक रणधीर सिंह का 27 मई 2026 को यानी कि कल देखा जाए 79 वर्ष की आयु में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण इनका निधन हो गया। रणधीर सिंह एशियाई खेलों में निशानेबाजी स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, तो निशानेबाजी में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले एशियाई खेलों में पहले व्यक्ति कौन थे? रणधीर सिंह थे। ये खेल प्रशासक भी थे और पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था एशियाई खेलों में भारत के लिए निशानेबाजी में। ठीक है, उन्होंने एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष पद हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था और 2024 में 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया था इनको। ठीक है, 1991 से 2015 तक OCA यानी कि एशियन ओलंपिक परिषद जो है इसके महासचिव तथा 1987 से 2010 तक भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव रहे हैं। रणधीर सिंह 2001 से 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के विभिन्न भूमिका में उन्होंने कार्य किया है और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक, तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। जो 28 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है न्यूज़पेपर में जितने रहे, सारे न्यूज़पेपर बेस्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर अपने इस क्लास में चर्चा की है। चूंकि यहाँ पर आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया है कोई भी, तो मैं आपसे
तो जो स्वतः प्रश्न पूछ रहा हूं, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यहां पर है, प्रश्न है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल भी दिवस से ही है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? दिवस कब मनाया जाता है? और तीसरा प्रश्न भी देखा जाए दिवस से ही है। साहबजादा दिवस, या जिसको आप वीर बाल दिवस भी कहते हैं, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये तीन महत्वपूर्ण दिवस, इन तीनों महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इन तीन महत्वपूर्ण दिवस को कब मनाया जाता है, ये डेट्स आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ जो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़पेपर में रहे थे, उन सभी पॉइंट्स पर हमने विस्तार से चर्चा की है। इस क्लास की देखा जाए जो क्लास PDF है, PPT है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए जिसकी MCQ सीरीज होती है, MCQ सीरीज आपको ऐप पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।